Soil as a resource. Soil is most important renewable natural resource. देखो सॉइल क्या है, एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, मीन्स ये नेचुरल रिसोर्स तो है बट कैसा है, रिन्यूएबल है. इट इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये क्या है, मीडियम है प्लांट ग्रोथ का एंड सपोर्ट करता है वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. ठीक है, और क्या हम जान सकते हैं, द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम. क्योंकि ये वेरियस टाइप्स ऑफ लाइफ को सपोर्ट करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक लिविंग सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. और जानते हैं हम सॉइल के बारे में. It takes millions of years to form soil up to few centimeter in depth. मात्र कुछ सेंटीमीटर की सॉइल बनने में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. ठीक है, इसलिए तो हमें अपने सॉइल की रक्षा करनी चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, इसकी बचत करनी चाहिए सावधानी से. क्यों कि अगर ये खराब हो गई तो इसको तैयार होने में, मात्र कुछ सेंटीमीटर की सॉइल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. इस वजह से रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. देखो सॉइल बनने में बहुत सारे important factors होते हैं, लाइक उसका पेरेंट रॉक. ठीक है, जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं, डिपेंड करता है आप कहाँ किस घर में जन्म ले रहे हैं ना, तो डिपेंड करता है. वैसे ही सॉइल, अलग अलग प्रकार की सॉइल होती है, तो उसका भी जन्म होता है. किससे जन्म होता है, एक रॉक से. तो उसको हम पेरेंट रॉक बोलते हैं इस वजह से, क्योंकि रॉक से जन्म हो रहा है सॉइल का, तो रॉक हो गया पेरेंट. या फिर हम बेड रॉक भी कह सकते हैं. क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है, वेजिटेशन पे भी डिपेंड करता है और टाइम पे भी करता है. लेकिन इसके अलावा बहुत सारे फोर्सेस भी होते हैं नेचर के, जिस जिस जो मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल के लिए. जैसे कि टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, पानी का बहाव ज़्यादा है या कम है, या फिर विंड और या ग्लेशियर्स, या एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स. सॉइल में बहुत सारे डिकम्पोजर्स मौजूद होते हैं और इनकी एक्टिविटीज़ से भी सॉइल पे फर्क पड़ता है. अब देखिए, कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस व्हिच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. तो केमिकल और ऑर्गेनिक जो भी चेंजेस होते हैं सॉइल में, वो दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं. सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल. सॉइल में देखो दोनों ही प्रकार के मटेरियल्स मौजूद होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं. वेल, आप में से बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी हो सकती है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में. इसके बारे में हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे. केमिस्ट्री की ब्रांचेस भी होती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी इन सब के बारे में. On the basis of factors responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the oils of India are classified in different types. हमने जो सॉइल्स हैं इंडिया के, उन्हें अलग अलग चीज़ों के आधार पर बांट रखा है और उन आधारों पे अलग अलग प्रकार की सॉइल्स हैं. जैसे कि देखो सॉइल के फॉर्मेशन पे, कलर पे, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ऐसे करके ना, पीली मिट्टी होती है. थिकनेस, कोई सॉइल बहुत पतली पतली बारीक सी होती है, कोई थोड़ी थिक होती है ना. टेक्सचर कैसा है, एज कितनी है, मतलब कितनी पुरानी है सॉइल, कितनी नई है, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है. तो हमने इन आधारों पे सॉइल को अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट कर दिया है. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स. इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेटिक रियल्म्स एंड वेजिटेशन टाइप्स. देखो इंडिया एक वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया,
और वहाँ रिलीफ फीचर्स मतलब अलग अलग प्रकार के हमें रिलीफ फीचर्स, यानी कि कहीं हमें माउंटेन्स देखने मिलता है, कहीं हमें प्लेन्स, कहीं प्लेट्यू, कहीं डेजर्ट। तो यहाँ अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की मिट्टी मिलती है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन्स आर प्रेजेंट हियर। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा ना, मेजर टाइप्स ऑफ डोमेन्स, अलग अलग प्रकार के डोमेन्स हैं और उन डोमेन्स में अलग अलग प्रकार की सॉइल मिलना नेचुरल सी बात है। क्लाइमेटिक कंडीशन भी अलग है और वेजिटेशन भी अलग प्रकार का होता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जो क्रॉप्स होते हैं वो अलग अलग सॉइल्स में ही उगते हैं। जैसे कॉटन की खेती करनी है तो सबसे अच्छी जो सॉइल मानी जाती है वो ब्लैक सॉइल होती है। अब देखो, सबसे पहले हम जिस सॉइल के बारे में पढ़ेंगे वो एलुवियल सॉइल है। उससे पहले ज़रा इस नज़र मारते हैं इस डायग्राम पे। देखो, जो पेरेंट रॉक की बात की गई थी, जो पहले होता है बेड रॉक या पेरेंट रॉक बोल दें, वो सबसे नीचे के हिस्से में रहता है। उसके ऊपर वाले जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, ठीक है। और उससे ऊपर होता है सबसॉइल वेदर्ड रॉक सैंड एंड सिल्ट क्ले, और उसके ऊपर होता है टॉप सॉइल द अपर सॉइल लेयर, जिसमें हम कुछ भी चीज़ों को उगाते हैं। ये है टॉप सॉइल, ठीक है, जिसपे आप चलते हो ना, दिस वन। और ये एकदम नीचे तक होती है। इसका डायग्राम कई बार आ जाता है या कोई पूछे तो आप अपने दिमाग में एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि ये है। चलो दोबारा से आ जाते हैं बैक टू alluvial soil. This is the most widely spread and important soil. ये सबसे ज़्यादा फैली हुई और ये एक बहुत important soil है। In fact, the entire northern plains are made of alluvial soil. ये इतनी ज़्यादा widely spread है कि ज़्यादातर हिस्सा जो northern plains का है वो alluvial soil से घिरा हुआ है। These have been deposited by three important Himalayan river systems, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. देखो, अब यहाँ पर जो ये सॉइल बन रही है एलुवियल सॉइल, ये नदियों के डिपोजिशन से बनती है और तीन मेन इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं जिनके कारण नदर्न प्लेन्स में हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। और वो तीन रिवर कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट वन इज इंडस, जिसको हिंदी में हम सिंधु रिवर कहते हैं, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। These soils also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. और सिर्फ नदर्न प्लेन्स में तो ये है ही, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ नदर्न प्लेन्स में ही है, ये एक सकरे यानी पतले से कॉरिडोर के थ्रू गुजरात तक जाती है राजस्थान होते हुए। Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and the Kaveri. और alluvial soil आपको कहाँ देखने मिलेगी? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, जहाँ पर आके महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बे ऑफ बंगाल में मिल जाते हैं। वहाँ बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले ये लोग जब डेल्टा बनाते हैं वहाँ पर भी आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। अब इस फिगर 1.6 में आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार की एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। एलुवियल सॉइल में क्या क्या मिला रहता है? सैंड भी होती है, रेत, सिल्ट एंड क्ले, चिकनी चिकनी सी मिट्टी होती है ना। क्ले से तो बहुत कुछ बच्चे बनाते भी हैं, तो ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं एलुवियल सॉइल में। एज वी मूव inland towards the river valley, soil particles appear somewhat bigger in size. जैसे ही हम रिवर के वैली के अंदर की तरफ जाते हैं तो हमें ये देखने मिलता है कि ये जो सॉइल के पार्टिकल्स है ना, इनका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इन द अपर रीचेस ऑफ द अर्थ वैली, that is near the place of the break of the slope, soil are coarse.
लेकिन जहाँ से जो स्लोप होता है रिवर का वो ब्रेक होता है, वहाँ पर सॉइल कोर्स हो जाती है थोड़ी सी। Such soil are more common in Piedmont plains such as Dwars, Kos and Tarai। अगर आपको ये सब नहीं पता है कि द्वार, कोस और तराई क्या होता है, तो क्लास 9 की वीडियोस आप मेरी देख सकते हैं, इसी चैनल पे पढ़िए, वहाँ पर तराई वगैरह इन सब के बारे में भी बताया गया है। और आशा ये करती हूँ कि जो चीज़ें आप पहले पढ़ के आ चुके हैं उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नई चीज़ों को सीखें, क्योंकि छोटी क्लासेस की चीज़ों पे ही अगर हम डिटेल में बार बार ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो आपका टाइम लॉस होगा। तो उससे अच्छा है कि आप क्लास 9 की वीडियोस को विजिट कर लीजिए। जैसे अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, सॉइल आर आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। सॉइल को हम एज के अकॉर्डिंग भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब कौन सी मिट्टी पहले बनी, कौन सी मिट्टी बाद में बनी। According to your age, according to their age, alluvial soil can be classified as old alluvial जिसको बंगर कहते हैं and new alluvial जिसको खादर कहते हैं। ये भी हमने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बंगर, खादर, तराई, ये सब चीज़ें हमने 9th में अच्छे से पढ़ी हैं। आई होप आपको अच्छे से याद आ रहा होगा, मैंने भी इन चीज़ों पे वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना एक बार अगर आप भूलते हैं तो जो पुरानी वाली एलुवियल सॉइल है उसे बंगर कहते हैं और जो नई एलुवियल सॉइल बनी है उसे खादर कहते हैं। द बंगर सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स दैट आर देन दी खादर। तो जो पुरानी मिट्टी होती है उसमें ज़्यादा कंकर होते हैं, इसे कंकर लिखा लेकिन हम लोग हिंदी में कंकड़ कहते हैं, जो पैरों में चुभ जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से पत्थर। खादर में थोड़े कम कंकड़ होते हैं। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल एंड इज मोर फर्टाइल देन दी बंगर। खादर कैसी होती है, ज़्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि भाई नई नई बनी है तो ज़्यादा फर्टाइल होती है, उसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन बंगर में ज़्यादा कंकड़ होते हैं क्योंकि ये पुरानी हो गई होती है। एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। लेकिन अगर कुल मिला के बात करी जाए तो जो ये एलुवियल सॉइल होती है ये काफ़ी फर्टाइल होती है। इसके फर्टाइल होने का एक रीज़न भी ये भी है कि ये रिवर्स के डिपोजिशंस के कारण बनती है और नदर्न प्लेन में पाई जाती है। इसी वजह से तो नदर्न प्लेन्स में खेती बाड़ी इतनी अच्छी होती है, क्योंकि सॉइल बहुत फर्टाइल होती है। मोस्टली these soil contain adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crop। इसलिए हमने ये देखा है कि नदर्न प्लेन्स में हमें सीरियल, पल्सेस, शुगर केन, पैडी, व्हीट, ये सब धान अनाज की खेती देखने को ज़्यादा मिलती है। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। क्योंकि ये सॉइल इतनी ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर लोग बाग एग्रीकल्चर ज़्यादा करते हैं, क्रॉप्स का कल्टीवेशन ज़्यादा करते हैं, और जहाँ पर आपको इतनी अच्छी सॉइल मिलेगी, फार्मिंग अच्छी हो पाएगी, तो सेटलमेंट्स भी वहाँ पर ज़्यादा होंगे, लोग बाग वहाँ ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, तो इलाके थोड़े ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा यूपी, बिहार काफ़ी ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड जगह है ये। Soils in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation। जो सूखे इलाकों में सॉइल है वो थोड़ी ज़्यादा अल्कलाइन होती है और उनको बेहतर बनाया जा सकता है अगर हम उसमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर दें या थोड़ा इरिगेशन कर दें तो अब हम देख लेते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। These soil are black in color and are also known as रेगुर सॉइल या रेगुर सॉइल। तो रेगुर सॉइल को ही ब्लैक सॉइल कहते हैं। पहली चीज़ ये, ब्लैक सॉइल को ब्लैक इसीलिए कहते हैं क्योंकि ब्लैक इन कलर है, नॉर्मल सी बात है ये तो। ब्लैक सॉइल इज़ आइडियल फॉर द ग्रोइंग कॉटन, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल देते हुए बताया था कि कॉटन को उगाने के लिए बेस्ट सॉइल मानी जाती है ब्लैक सॉइल। और
and is also known as black cotton soil, इसलिए इसको black cotton soil भी कहते हैं. It is believed that climatic condition along with the parent rock material are important factors for the formation of black soil. ब्लैक सॉइल को बनने के लिए एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए उसके पेरेंट रॉक के साथ साथ, तब जाके बनती है ब्लैक सॉइल. और ये ज़्यादातर ये जो सॉइल हमें मिलती है ये डेक्कन ट्रैप में मिलती है, जिसको हम बसाल्ट रीजन कहते हैं, जो कि नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू में पाया जाता है. एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोस. जो लावा निकलता है ना, और जब वो सूख जाता है तब ये हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है. ज़्यादातर ये ब्लैक सॉइल हमें मिलती है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र यानी गुजरात वाला इलाका, मालवा, ये जो अपना इंदौर वगैरह का रीजन पड़ता है ये मालवा में आता है, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, और थोड़ा सा साउथ ईस्ट में भी गया है ये डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज. ठीक है, गोदावरी और कृष्णा की जो घाटियां हैं, घाटी, उसमें भी ये हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है. मेजरली आप स्टेट्स के नाम याद रख सकते हैं, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़. आगे देखते हैं कुछ. देखो काली काली दिख रही है इस तरह से. द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन दैट इज क्ले मटेरियल. बहुत ही ज़्यादा फाइन मटेरियल की बनी हुई होती है. दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर. और इनकी जो क्वालिटी होती है ब्लैक सॉइल की वो ये कि ये पानी को रोकने की, मॉइस्चर को ट्रैप करने की क्षमता होती है. इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज. इनके अंदर कौन कौन से सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटाश होता है, और क्या क्या होता है? लाइम होता है. These soil are generally poor in phosphoric contents. लेकिन इनके अंदर किस चीज़ की कमी होती है? फॉस्फोरिक कंटेंट की कमी होती है. They develop deep cracks during hot weather. देखो आपको ये क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, ये दरारें. तो जब गर्मियाँ का सीज़न आता है, हॉट वेदर आता है, तो इनके अंदर इस तरह से जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रही है, ये दरारें पड़ जाती हैं. which helps in the proper aeration of the soil. इससे क्या होता है? थोड़ा हवा पास होती है. These soil are sticky when wet and difficult to work on unless tilted immediately after the first shower or during the प्री-मॉनसून पीरियड. ये थोड़ी चिपचिपी टाइप की मिट्टी होती है और इसमें काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब तक आप थोड़ा इसको टिल्ट ना कर दें. तो जैसे ही पहली बरसात हो या मॉनसून के पहले आपको इसको थोड़ा सा इसमें खुदाई वगैरह टिल्ट कर लेना चाहिए सो दैट आप इसमें इजीली काम कर सकें. अब एक नज़र इस मैप पे भी डालिए. देखिए इसमें आपको टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में बताया. देखिए फॉरेस्ट और माउंटेन की सॉइल हमें कहाँ कहाँ देखने मिल रही है. तो ऊपर आपको देखने मिल रही है हिमाचल, जम्मू कश्मीर और कुछ सिक्किम और अरुणाचल के कुछ हिस्सों में आपको ये देखने को मिल रही है. देखिए जहाँ ये पॉइंटर जा रहा है इन जगहों पे. फिर एलुवियल सॉइल जैसा कि आपको बताया गया था कि नदर्न प्लेन्स में आपको देखने मिलेगी. तो ये पूरे नदर्न प्लेन्स का इलाका है. आप लेज़र जहाँ जा रहा है वहाँ देखिए. और ये भी बताया था आपको कि यहाँ पर भी ब्रह्मपुत्र नदी की डिपॉजिट से बन रहा है. ऊपर नदर्न प्लेन्स में 3 मेन नदियों के कारण से हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है. दैट इज़ इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा. तो ये वही रीजन्स हैं यहाँ इसलिए क्योंकि यहाँ ब्रह्मपुत्र है. और ये भी बताया था कि एक नैरो कॉरिडोर के होते हुए ये राजस्थान के कुछ हिस्सों में और गुजरात में भी पाई जाती है. चलिए, और डेल्टास में भी पाई जाती है. गोदावरी, महानदी, कावेरी और कृष्णा के डेल्टास में. कर्सर पे ये जो लेज़र पॉइंटर आपको दिख रहा है इस पे ज़रूर अपनी नज़रें रखें ताकि आपको पता चले मैं किसकी बात कर रही हूँ. रेड एंड येलो
देखिए बाकी जो ये इलाका है यहाँ झारखंड का, छत्तीसगढ़, नीचे तमिलनाडु केरला के पार्ट्स हैं, कर्नाटका वगैरह, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है रेड एंड येलो सॉइल। ब्लैक सॉइल आपको देखने मिलेगी यहाँ बसाल्ट रीजन में, डेट इज डेक्कन ट्रैप के रीजन में, जिसमें कुछ छत्तीसगढ़, कुछ मध्य प्रदेश का पार्ट भी आ रहा है ना, महाराष्ट्र का हिस्सा आ रहा है। देन है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल हमें थोड़ी सी कम ही जगहों पे देखने को मिल रही है, जैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के पास में देखने को मिल रही है। एंड एरिड सॉइल तो ऑब्वियस सी बात है आपको डेजर्ट में देखने मिलेगी, क्योंकि एरिड मीन्स सूखा इलाका एकदम, और सूखा इलाका इंडिया में डेजर्ट में देखने मिलता है। अब हम यहाँ देखते हैं रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। Red soil develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau। तो देखो मैप में भी कि जो डेक्कन प्लेट्यू है उसके ये ईस्टर्न भाग है और ये सदर्न भाग है, इन्हीं रीजन में हमें रेड और येलो सॉइल देखने को मिलती है जहाँ पर कम बारिश होती है। Yellow and red soil are also found in the parts of Odisha, Chhattisgarh, southern parts of the Middle Ganga Plains and along the Piedmont zone of Western Ghats। देखो वेस्टर्न घाट्स के भी कुछ इलाकों में हमें ये रेड सॉइल देखने को मिल रही है, रेड एंड येलो। These soil develops a reddish color due to diffusion of iron, crystalline and metamorphic rocks। कोई आपसे पूछ सकता है कि रेडिश कलर क्यों होता है इस मिट्टी में, तो बिकॉज ऑफ आयरन। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन द हाइड्रेटेड फॉर्म, और यही मिट्टी येलो दिखने लगती है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाती है। Laterite has been derived from the Latin word later, which means break। तो ये जो सॉइल है लेटराइट, इसका नाम लेटराइट कैसे पड़ा है, एक लैटिन वर्ड लेटर के पीछे इसका नाम लेटराइट रखा गया है। लेटर मीन्स होता है ब्रेक। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। लेटराइट सॉइल कैसे इलाकों में होती है जहाँ पर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहे, थोड़ा गर्मी वाला, और अल्टरनेटली क्या होता रहे, कभी सीजन गीला हो मतलब वेट हो, कभी ड्राई यानी रेनी सीजन भी होना चाहिए और सूखा भी पड़ना चाहिए। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। ये सॉइल कब बनती है, जब बहुत ज़्यादा लीचिंग होती है भारी बारिश की वजह से। Lateral soils are mostly deep to very deep, acidic। ये जो सॉइल होती हैं कैसी होती हैं, अगर पीएच देखा जाए तो इनका एसिडिक होती हैं इन नेचर, जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड अकर मोस्टली इन सदर्न स्टेट्स। इनके अंदर जो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो उनकी कमी होती है, और ज़्यादातर ये सदर्न स्टेट्स में, वेस्टर्न घाट्स के इलाकों में पाई जाती है, जैसे महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, और कुछ पार्ट्स में पाई जाती है बंगाल के और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में भी। वेयर दीज सॉइल सपोर्ट डिसीडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, और ये सॉइल किसको सपोर्ट करती है, डिसीडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट्स को। It is humus rich but under sparse vegetation and in semi-arid environment it is generally humus poor। देखो वैसे तो इसमें ह्यूमस की कमी नहीं होती है, बहुत ह्यूमस होता है, बट ज़्यादातर क्या होता है जो सेमी एरिड इन्वायरमेंट होते हैं जहाँ पर आधा मतलब पूरी तरीके से सूखे नहीं होते, सेमी एरिड होते हैं, वहाँ पर ह्यूमस की इस सॉइल में थोड़ी कमी हो जाती है। They are prone to erosion and degradation due to their position on the landscape। यहाँ पर सॉइल इरोजन और डिग्रेडेशन होने की जो संभावना है थोड़ी ज़्यादा होती है इनके लैंडस्केप की वजह से। आफ्टर अडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स पर्टिकुलरली इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। देखो
क्योंकि इसमें डिग्रेडेशन बहुत हो सकता है एंड सॉइल इरोजन बहुत हो सकता है। तो हम अगर कंजर्वेशन की कुछ अच्छी टेक्निक्स को यूज़ करें तो इस सॉइल को अच्छा बना सकते हैं। और फिर सदर्न स्टेट्स में ये बहुत लाभदायक होती है, यूज़फुल होती है टी और कॉफ़ी उगाने के लिए। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु। देखो, टी और कॉफ़ी की बात आ रही है तो हम कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु कहेंगे, लेकिन अगर रेड लेटराइट सॉइल की बात आएगी तो स्पेशली नाम आएगा तमिलनाडु का, आंध्रा का और केरला का। यहाँ ये रेड लेटराइट सॉइल जो फेमस होती है और अच्छी मानी जाती है वो कैश्यू नट के लिए पाई जाती है। ठीक है, कैश्यू नट आपको पता है ना क्या होता है, काजू। अब हम दूसरी सॉइल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दीज आर एरिड सॉइल्स। सूखे इलाकों में जो मिट्टी पाई जाती है उनको हम एरिड सॉइल कह रहे हैं। इनका जो रंग होता है वो जनरली रेड से ब्राउन का होता है और दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर। सैंडी आपने देखा होगा, सूखे इलाके यानी डेजर्ट में किस तरह की रेत होती है ना, सैंडी टाइप की होती है, सलाइन इन नेचर, तो उसी प्रकार की ये रेत होती है सूखे इलाकों की, थोड़ी सैंडी टाइप्स। In some areas, the salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water. कुछ इलाके ऐसे होते हैं एरिड सॉइल के जहाँ पर नमक की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और हम नमक भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम उस वहाँ के पानी को भाप बना के उड़ा दें तो नमक मिल जाएगा हमें, कॉमन सॉल्ट। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, एवापोरेशन इज फास्टर एंड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। देखो, क्योंकि ड्राई क्लाइमेट होता है, सूखा इलाका होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो इवेपोरेशन है वो भी ज़्यादा होगा। देखो, ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं ना, क्योंकि इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है पानी का। तो वैसे ही यहाँ पर भी टेम्परेचर ज़्यादा है, इवेपोरेशन काफ़ी फास्टली हो रहा है, तो जो सॉइल में नमी होती है, मॉइस्चर होता है, वो ख़त्म होने लगता है। The lower horizon of the soil are occupied by कंकड़ because of the increasing calcium content downwards. जो सॉइल का निचला हिस्सा होता है वहाँ कंकड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कंकड़। The conquered layer formation in the bottom horizon restrict the infiltration of water. और देखो, क्योंकि ये कंकड़ पाए जाते हैं तो ये इनफिल्ट्रेशन होता है, मतलब ये पानी को नहीं आने देती है, रोक देती है। आफ्टर द प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल एज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। अब आपको पता है ना, थोड़ा सा राजस्थान में क्या होता है कि ज़्यादा वो नहीं हो पाता है कल्टीवेशन, लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान दें और प्रॉपर इरिगेशन दें तो हम वेस्टर्न राजस्थान के पार्ट्स में भी कल्टीवेशन कर पाएंगे। नाउ कम्स फॉरेस्ट सॉइल। जंगल की मिट्टी कैसी होती है ये देखेंगे। These soils are found in the hilly and mountainous area where sufficient rain forests are available. ये जो फॉरेस्ट होते हैं आपको पता है ज़्यादातर माउंटेन वाले इलाकों में, हिली एरियाज में होते हैं ना, तो वहाँ आपको ये मिट्टी मिलेगी जहाँ पर एक मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेन फॉरेस्ट हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेन भी अच्छी खासी होती है। सॉइल टेक्सचर अलग अलग प्रकार का होता है, डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स। देखो, जो अपर स्लोप्स है उसमें थोड़े हार्श होते हैं, थोड़े से बड़े बड़े इसके दानेदार होता है, और जो वैली आ जाता है तो वहाँ ये थोड़ी चिकनी टाइप की होती है खाई की तरफ में। In the snow-covered area of Himalayas, these soils experience denudation and are acidic with low humus content. देखो, जो स्नो कवर्ड एरियाज होते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें डेनोडेशन देखने मिलता है और एसिडिक भी होता है। यहाँ पर जो ह्यूमस का जो कंटेंट होता है थोड़ा कम होता है। The soil found in the lower parts of the valley, particularly on the river terraces and alluvial fens, are fertile.
जो सॉइल होती है रिवर के टेरेसेस पे पाई जाए, मतलब रिवर्स के आसपास, वो काफ़ी कैसी होती है, फर्टाइल होती है। जैसे रिवर्स के द्वारा बनाई जाती है एलुवियल सॉइल, एंड हमने एलुवियल सॉइल के बारे में सबसे पहले ही पढ़ा था, काफ़ी फर्टाइल होती है वो। अब हम देखेंगे सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. बार बार एक शब्द आ रहा है डेन्यूडेशन। ये डेन्यूडेशन का क्या मतलब होता है? देखो, जो ये हमारी ऊपर की सतह होती है मिट्टी की, जैसे ये है टॉप लेयर, ये वाली, जब यहाँ पर कंटिन्यूस फ्लो होगा पानी का, या फिर मान लीजिए हवा बहुत तेज चले, तो जो ऊपर की ये जो मिट्टी अर्थ सरफेस है ये वॉश्ड अवे यानी उड़ जाएगा, उड़ जाएगा ना, मतलब यहाँ से हट जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, तो इसी को हम डेन्यूडेशन कहते हैं। तो डेन्यूडेशन होगा अगर सॉइल कवर में, और सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन होता रहेगा, मतलब ये जो ऊपर की लेयर है ये लगातार निरंतर हटती रहेगी, तो इससे क्या हम क्या कहेंगे, क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। The process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two. देखो, सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन दोनों प्रोसेस ऐसी हैं जो साइमल्टेनियसली मतलब अल्टरनेट होती रहती हैं, और दोनों ही ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं, और दोनों के बीच में एक बैलेंस बना रहता है। लेकिन ये बैलेंस बना रहे तभी अच्छा रहता है। अगर ये बैलेंस खराब हो जाता है, और ये बैलेंस खराब होगा किसकी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण होगा, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तुम लोग, जैसे डैम्स बन रहे हैं, ये सब ब्रिजेस बन रहे हैं, माइनिंग हो रही है, तो इन सब की वजह से भी ये जो बैलेंस है ये डिसरप्ट हो जाता है, टूट जाता है, और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। कुछ नेचुरल फोर्सेस भी होती है, जैसे कि विंड हो गया, ग्लेशियर, वाटर, इन सब की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। The running water cuts through the clay and soil and makes deep channels as gullies. The land becomes unfit for cultivation and is known as padland. देखो, अगर कहीं से लगातार पानी निकलता रहेगा तो वहाँ गड्ढे बन जाएंगे, जिनको हम गलीज कह रहे हैं, और वो जो लैंड है फिर कैसा बन जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा कल्टीवेशन के लिए, तो ऐसे लैंड को, खराब लैंड को बैड लैंड कहेंगे। इन द चंबल बेसिन सच लैंड आर कॉल्ड रेवाइंस। और इस तरह के जो बैडलैंड होते हैं, जो चंबल नदी आपने सुना होगा, कोटा से निकलती हुई चंबल नदी मध्य प्रदेश में भी बहती है, इन जगहों को हम रेवाइंस कहते हैं। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया down a slope. In such cases, the top